Good morning, all of you. Now, today we are going to start a new chapter in social science, that is chapter 16, Economic Liberalization and Globalization. मैं टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं करवा रहा हाल फिलहाल, इसलिए टेक्स्ट बुक में आप ध्यान न दें। और इस चैप्टर का यहाँ पे आधा अधूरा नाम दिया गया है, सिर्फ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, उसमें प्राइवेटाइजेशन आ जाता है हमेशा। एलपीजी, अब ये एलपीजी साइंस वाला नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो नहीं है, ये है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी बोलते हैं इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ये क्या होता है? ये होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। वो कब आया था? 1991 में आया था। कब आया था? 1991। अभी तक मैंने जितना भी बोला उसमें खाली आपको ये समझ में आया होगा कि वो 1991 में आया था, बाकी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि एलपीजी क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है। इसलिए वो समझने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। अब शुरू से शुरू क्या होता है कि हमको आज़ादी मिली वहाँ से, उससे पहले वाली बात नहीं करते। तो आप सबको पता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, ठीक है, हम फ्रीडम मिला, हमको फ्री हो गए। और 1950 में आपको पता है कि क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, राइट। अब आज़ादी मिली, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम ऑलरेडी आज़ाद थे, मतलब हम कैद थे एक तरह से, 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया गया, ठीक है। लेकिन वो 200 सालों में 100 सालों में तो पहले बिजनेस करने ही आए थे बाहर के लोग, बाकी के 100 सालों में हम पे राज किया गया। तो ऐसा बोला जाता है कि 200 साल तक हम पे राज किया गया। अब हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी कंट्री जब फ्री होती है ना, मतलब वो पहले जब गुलामी में थी और वहाँ से फ्री हुई, तो वो कभी भी डेवलप्ड होके ज़्यादातर नहीं निकलती, वो हमेशा अंडर डेवलप्ड ही होती। कोई भी कंट्री, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो कि अगर किसी और कंट्री का किसी और कंट्री के ऊपर कब्जा था तो और उसे फ्रीडम मिल गया, तो वो कंट्री कभी भी डेवलप्ड नहीं होती। तो 1947 में अपने को आज़ादी मिली, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, ठीक है। हिंदी वर्ड भी याद रखो कि संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन अब अपना देश जो था वो इकोनॉमिक वाइज, पैसे वाइज बहुत पीछे चल रहा था, क्योंकि आपको हालत हमारी पता थी कि हम गुलामी में थे और कैद में थे, और कोई भी जो गुलामी में देश होता है वो कभी भी डेवलप नहीं होता। तो सबसे पहला मुद्दा जो है, हम अपने आप को डेवलप करना चाहते थे। तो 1950 में, पे अटेंशन, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। क्या बना? प्लानिंग कमीशन का मतलब होता है, कमीशन मतलब कमिटी, ग्रुप, कमीशन कमिटी बोलो तो भी चलेगा, लेकिन नाम प्लानिंग कमीशन रखा गया है। तो 1950 में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब अपना प्लानिंग कमीशन भी एस्टेब्लिश हुआ था। और 1951 से, 1951 के मिड से, जनवरी से नहीं, मिड से अपना पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन तो कमेटी थी, लोगों की एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5-5 साल का प्लान बनाया देश के, 5 ईयर प्लानिंग, जिसको हम 5 ईयर प्लानिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी भी 5 ईयर प्लानिंग चल ही रहा है, अभी भी 5 ईयर की प्लानिंग चल ही रही है। लेकिन 1951 से लेके 1956 तक, 1951 से लेके 55 तक नहीं, जनवरी में स्टार्ट हो गया था, नहीं कि 55 में खत्म हो जाएगा, 1951 के मिड से तो जाएगा 56 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब था? 1951 से लेके 1956 तक था। अब हर 5 ईयर प्लान में देश जो है अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का सोल्यूशन निकालता है कि भाई इस 5 ईयर प्लान में क्या करना है, इस 5 ईयर प्लान में क्या करना है। अपने देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर 3 ही सेक्टर होते हैं कमाने के लिए, अर्निंग के लिए। पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, दैट इज अ एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड थर्ड सेक्टर इज अ टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। कभी भी आपको डेवलपमेंट चाहिए ना, तो इन दोनों में ज़्यादा काम करना पड़ता है। इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और सामने सर्विस सेक्टर, इन दोनों में से अगर इनकम ज़्यादा नहीं निकली तो आपका देश डेवलप नहीं हो सकता। तो अपने देश ने भी क्या किया, सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, ठीक है। क्योंकि देखो, इंडस्ट्रीज को ऊपर लाना है तो ही सर्विस सेक्टर का काम आएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। आप खूब सारी सब्जियां बनाना चाहते हो, अलग अलग डिश बनाना चाहते हो, सब्जी का
रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर में से मिलेगा। इंडस्ट्रीज फेल हो जाएगी अगर उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हारा एग्रीकल्चर फेल हुआ तो इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, और इंडस्ट्री फेल होगी तो सर्विस सेक्टर भी फेल हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आप समझ लो, आपका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर भी फेल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने फोकस खाली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मतलब ध्यान दिया था बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। राइट फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान टिल नाउ हम लोग इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि भाई आप स्टैटिस्टिकल डेटा किसी भी कंट्री का निकाल के देख लो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बेसिस पे फुल्ली डेवलप्ड है। बाकी हर कंट्री को डेवलप होना तब पॉसिबल होता है जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। तो हमने भी वही किया, इंडिया ने भी वही किया कि इंडस्ट्रीज़ पे और सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, तब इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, आज भी इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ही सब कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, उसके लिए इंडस्ट्रीज चाहिए। तो हमने एग्रीकल्चर पे उतना फोकस नहीं किया, हमने पूरा फोकस किया इंडस्ट्रीज पे। तो हमने एग्रीकल्चर पे फोकस छोड़ दिया, लेकिन आप ध्यान रखो कि एग्रीकल्चर में से ही रॉ मटेरियल मिलना है आपको, जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना है इंडस्ट्रीज में। लेकिन फिर भी हमने उतना ध्यान नहीं दिया जबकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हर 10 साल में हम पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारी देश का, जितनी भी प्रॉब्लम है ना, दैट इज ओनली वन मुद्दा, वन प्रॉब्लम, दैट इज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर पॉपुलेशन इतनी एक्सप्लोड नहीं होती हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हमारे 200 करोड़ की प्रजा के अंदर सरकार नौकरी नहीं निकालती, सरकार तो नौकरी निकालती है, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन सामने लोग ज़्यादा हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो रही। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में अगर आपने देखा हो कि बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे, लेकिन हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ न होने के कारण लोग मर भी जल्दी जाते थे, डेथ रेट भी ज़्यादा था, बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट भी हाई था, तो बैलेंस हो जाता था। धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छा साइंस आ रहा है, क्या हो रहा है, बर्थ रेट उतना कंट्रोल हुआ। कंपैरेटिवली अगर आप 1960s के आसपास देखोगे ना, तो एक घर के अंदर 7, 8, 10 बच्चे भी होते थे, ठीक है, लेकिन संख्या ही कम थी, फैमिलीज कम थी। अब फैमिली ज़्यादा हो गई और कंपैरेटिवली आप देखते हो कि ऑन एन एवरेज 1-2 बच्चे हैं, लेकिन सामने डेथ रेट कंट्रोल हो चुका है। पहले है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि इंसान जीता कितना था, तो इंसान एवरेज निकाला जाए ना तो 45 के आसपास जीता था, 45 के आसपास, मतलब सब लोग 45 पे आके, ऐसा नहीं है, आसपास, मतलब कुछ लोग 50 भी जीते थे, कुछ लोग 60 भी जी लेते थे, कुछ लोग 80 भी जी लेते थे, लेकिन आप एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे उसका, तो 45 एवरेज था। आज हमारा एवरेज है 69 to 70, ठीक है, ये हमारा एवरेज एज है कि वहाँ तक इंसान अच्छे से, बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड डॉक्टर्स एंड ऑल दैट, ठीक है, हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंक्रीज हो गया। हमारी पॉपुलेशन 1951 में 36.1 करोड़ थी, 36 करोड़, ठीक है, 60 साल के बाद 136 करोड़ हो गई, ठीक है, 60 साल के बाद 136 करोड़ हो गई। और अभी का डेटा कुछ और ही आएगा, जब आएगा समझ में आया। पॉपुलेशन बढ़ जाने के बाद भी हमारी सारी नीड्स कंप्लीट हुई है, और हम एग्रीकल्चर पे फोकस न करने के बाद भी हम एग्रीकल्चर की चीज़ें अब इंपोर्ट नहीं करते, हम सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, खुद पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के मामले में। ये तो एक टाइम था कि हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन क्या आ गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आ गया। क्या आ गया, ये क्या होता है, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब जो चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे वो चीज़ें हम अब खुद बना रहे हैं, उसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आज जैसे अभी चल रहा है ना मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया क्या है, ज़्यादातर चीज़ें वही इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ही, क्योंकि मेड इन इंडिया से पहले जो चीज़ें हम नहीं बनाते थे और नेसेसरी थी, ठीक है, अब आज इंडिया कैलकुलेटर बना सकता है, लेकिन हम बनाएंगे ना तो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे, तो वो जब हम बनाएंगे तो जो कैलकुलेटर 150 का मिलता है शायद 500 का मिले, तो सब लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
तो काफ़ी बार हमारे पास टेक्नोलॉजीज उतनी नहीं होती है जिसकी वजह से हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है ताकि हमको सस्ती पड़ती है कंपैरेटिवली, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी काफ़ी बार हमारे पास नहीं है करके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है कि वो चीज़ें पहले हमें इंपोर्ट करनी थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते थे वो हम अब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्लस हमने एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया, लेकिन भाई ये सब चीज़ों पे तो बंदिशें लगी हुई थी। अब मैं फिर से वापस थोड़ा आ जाता हूँ बैक साइड कि 1951 में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज तब प्राइवेटाइजेशन नहीं था, प्राइवेट सेक्टर कम था, मतलब आम इंसान के पास काम कम था और आम इंसान लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खोलने से डरता था। पहली बात तो सबके पास पैसा नहीं था इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, और पैसा था भी तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स मतलब जो आप कमा रहे हैं। आज अगर मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ तो हर इंसान आज पहले क्या सोचता है, रिटर्न क्या होगा, मैं 10 घंटे काम करूँगा तो पैसा कितना निकलेगा, उसको रिटर्न्स बोलते हैं। रिटर्न में क्या मिला, ठीक है, उसको रिटर्न्स कहा जाता है कि आप अर्न कितना करोगे। तो पैसा जिनके पास था वो डालने से डरते थे कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगा डूब जाए तो, और खाली सरकार ही ज़्यादातर रिस्क ले सकता था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि सरकार पैसा डाल सकता था। और ज़्यादातर मोर देन 80% इंडस्ट्रीज सरकार के पास थी, मतलब रिजर्व्ड थी। होटल में टेबल कैसे रिजर्व्ड होता है, ठीक है, जैसे मोनोपोली बोलते हैं इसको। मोनोपोली का मतलब है कि मैं ही करूँगा, जैसे मैं बोलूँ सिर्फ मेरा ट्यूशन ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, ये मेरी मोनोपोली है, रिजर्व्ड है, ये फील्ड मेरे लिए रिजर्व्ड हो गई। जैसे होटल में आप देखते हो कि टेबल रिजर्व्ड है तो उस टेबल पे और कोई बैठ नहीं सकता, जिसने रिजर्व करवाया है वही बैठ सकता है। तो वो सरकार ने मोर देन 80% इंडस्ट्रीज अपने लिए रिजर्व करके रखी, ये आम इंसान चालू नहीं कर सकता है। तो सरकार ने 1950 से लेके 1990 तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने पास ही रखी। 40 सालों में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और अब धीरे धीरे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया। मतलब ये चीज़ें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब ये चीज़ें क्या है, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब पॉलिसीज बनाई थी पहले। पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स रिजर्व रखे थे कि ये खाली सरकार काम कर सकती है, आम इंसान ये चीज़ चालू, भाई ये दुकान आम इंसान चालू नहीं कर सकता है। मेडिकल की दुकान में वो तो बिजनेस की बात हो रही थी, लेकिन तुमको समझ में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दुकान मैंने चालू करके रखी है, आम इंसान चालू नहीं कर सकता। ये रेस्टोरेंट मैंने चालू करके रखी है, आम इंसान चालू नहीं कर सकता। ये चीज़ मैंने चालू करके रखी है, आम इंसान जो है वो चालू नहीं कर सकता। स्टेशनरी की दुकान मैंने खोल के रखी है, आम इंसान चालू नहीं कर सकता। तो ये होता है रिजर्व्ड। तो 80% काम सरकार के पास रिजर्व्ड था, मतलब आम इंसान वो काम नहीं कर सकता। लेकिन लॉसेस हुए, सिक इंडस्ट्रीज हो गई। सिक मतलब बीमार, सिक हम बीमार को बोलते हैं, इंडस्ट्री बीमार मतलब इंडस्ट्री नहीं चलना, उसको सिक इंडस्ट्रीज या सिक यूनिट, बिजनेस को यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो नहीं चला। अब 1991 में सरकार को लगा कि हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं भाई, डेवलपमेंट 40 सालों तक नहीं हुआ, अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ कुछ अच्छा भी चला, लेकिन ज़्यादातर अल्टीमेटली काट साट के लॉस हुआ। तो 1991 में सरकार ने नियम कानून चेंज किए, और ये 3 प्रोसेस आए जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इकोनॉमिक में रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म मतलब फिर से बनाना, फॉर्म रिफॉर्म, हमको लगता है सोशल का ये कोई टिपिकल वर्ड है, रिफॉर्म कुछ होगा, रिफॉर्म फिर से बनाना, वही रिफॉर्म का एक ही मतलब होता है, फिर से बनाना। लेकिन हम उसको रिफॉर्म तोड़ के नहीं बोलते, तो हमको कोई नया वर्ड लगता है, रिफॉर्म बोल देते हैं हम, रिफॉर्म, तो ऐसा लगता है रिफॉर्म कुछ होगा, रिफॉर्म सिंपल। और ये 3 प्रोसेस है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, सरकार लिबरल हो गई, मतलब उन्होंने कम स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। पहले रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थे, सिंपल इसका मतलब समझ लो। पहले रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, अब रेस्ट्रिक्शन सरकार ने कम कर दी। प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 80% इंडस्ट्री सरकार के पास थी, सरकार ने धीरे धीरे उसको ट्रांसफ़र कर दिया। भाई ओनरशिप मालिकी खुद के पास रखी, मैनेजमेंट दे दिया, या मैनेज सरकार खुद कर रहा है,
ओनरशिप दे दी। और ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन मतलब जब एक देश दूसरे देश के साथ इजीली डील करता है। पहले क्या था, पहले इंडिया के दरवाजे बंद थे, ठीक है। क्यों बंद थे? दूसरे देशों के साथ डील, खास करके पहली बात ये कि जिन देशों ने हमारे ऊपर 200 साल तक कब राज किया था उनके साथ हम डील करेंगे। पहले दिमाग में तो ये चलेगा कौन डील करेगा भाई, गुस्सा। लेकिन धीरे 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 जब डेवलपमेंट नहीं हुआ फिर सरकार ने ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट किया। लेकिन ये तीनों साथ में है। अब हुआ क्या पता है, पहले मैं इस बहन जी को है ना दुकान खोलने ही नहीं दे रहा था, मैं ही खोलूंगा, मैं ही चलाऊंगा। अब खोलने दी, मैं लिबरल हो गया और जो चीज़ मेरे पास थी, अब ये था लिबरलाइजेशन, मैंने खोलने दी, रेस्ट्रिक्शन कम कर दिया, तू भी चला चल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई मेरे से तो नुकसान ही हो रहा है, तो तू भी चला, क्योंकि हमको देश को आगे लेके जाना है। हमारी इनकम अलग अलग नहीं देखनी है, हमको देश को आगे लेके जाना है। तो पहले मैंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, परमिट नहीं दी थी, अब परमिशन दे दिया, रेस्ट्रिक्शन हटा दी, खोल भाई दुकान, ठीक है, सामने दुकान खोलने दी, ये हुआ लिबरलाइजेशन। या फिर मेरी जो दुकान थी, मैं बोल रहा हूँ मालिक मैं ही रहूँगा, तू चला मैनेज कर, या मैनेज मैं करता हूँ तेको बेच दी, इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब क्या हुआ, साथ ही साथ ये जो बॉर्डर्स मैंने क्लोज करके रखे थे कि दूसरे देशों के साथ डील नहीं करना है, ये बॉर्डर खोल दिए। अब तुम जो ताकतवर लोग हो बाहर के, ठीक है, वो इंडिया के साथ डील करने लगे, इंडिया के अंदर आने लगे। पहले तुमको मना था, तुम यहाँ पे आज तो क्या मतलब कुछ स्टार्ट तो क्या आ भी नहीं सकते हमारी परमिशन के बिना। अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इजीली यहाँ का मटेरियल दूसरे देशों में जा रहा है और दूसरों से हम कुछ भी मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर की कंपनियां भी, मतलब तुमको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कंपनी बिजनेस ये सब तुमने देखा नहीं है, समझ में ज्यादा नहीं आएगा। तुम्हारी दुकान तुम यहाँ पे आके खोल रहे हो, ठीक है, स्टेशनरी की दुकान तो सबने देखी है ना भाई। तो मैंने इसको स्टेशनरी की दुकान खोलने दी, पहले खोलने ही नहीं दे रहा था, अब इसको खोलने दी। लेकिन साथ में बाहर जिनकी स्टेशनरी की 2-2, 3-3 फ्लोर तक दुकानें हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें जो बाहर चल रही है, उनको भी मैंने मंजूरी दे दी, आ जाओ तुम भी खोलो। अब इसको स्टार्ट तो करने दूं पहले मैं, अब इसको परमिशन दी स्टार्ट करने की, और सामने मैंने इसको कंपटीशन भी रख दी, क्योंकि ये तो वही मार्केट के किंग हैं, ठीक है, ये मार्केट के किंग हैं जो बाहर चला रहे थे अपनी दुकान, अब वो इंडिया में आए हैं चलाने के लिए। और ये बेचारा जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसको मान परमिशन दी, जो पहली बार दुकान खोल रहा है, अब इसकी दुकान चलेगी कैसे, इसकी दुकान चलेगी कैसे। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ने प्राइवेटाइजेशन को और लिबरलाइजेशन को कंपटीशन दे दिया। और क्या हुआ, अब बाहर की दुकानें अगर हाई फाई चलेगी, अब आपको आईफोन ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है, आपको कंपैरेटिवली, मैं हाँ ना तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूँ, मार्केट की राय मुझे पता है, ठीक है, वो क्या है, प्रेस्टिजियस फ़ोन है, स्टेटस फ़ोन है, आपको बात कम करनी पड़ती है और सामने यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि नहीं आया है, एप्पल का सिंबल दिखना चाहिए कि मेरे हाथ में आईफोन है, इसको प्रेस्टिजियस गुड्स बोलते हैं, स्टेटस, ठीक है। जैसे मैंने क्रेटा लेके रखी है, चला ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे को फील हो रहा है काफ़ी बार कि मैंने ली क्यों। देखा जाए तो मेरे पास 2 गाड़ी थी ऑलरेडी, ठीक है, वरना भी थी, बलेनो थी, बलेनो अच्छी खासी चल रही थी, लेके भी आ रहा था। अब मुझे पता है क्रेटा लेके आऊँगा तो तुम्हारे मन में आएगा, तुम ऐसे करके चले जाओगे चाबी से और स्क्रैच करके चले जाओगे, तो लेके ही नहीं आ रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा हो रहा है कि ये ली क्यों, तो ये क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स है, मेरा नीड बलेनो से पूरा हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बेकार में वो ले ली, और प्रेस्टिजियस गुड्स है, तो ये सब प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं। तो जब आपको हाई फाई चीज़, हाई फाई टेक्नोलॉजी उसी रेट में अगर मिल रही है, बट ऑब्वियस है ना। अब देखो, पहले मैं नॉन ब्रांडेड चीज़ें पहनता था, ठीक है, जब उतना पैसा नहीं था, अब मैं ब्रांडेड चीज़ें पहनता हूँ। लेकिन काफ़ी बार मुझे लगता है कि यार वो टी शर्ट में जो फिट आता था ना, वो ब्रांडेड में आजकल नहीं आता है, लेकिन ब्रांडेड में जो कंफर्ट आता है वो उसमें नहीं आता था। अब काफ़ी बार मुझे होता है कि मैं पुरानी शॉप पे जहाँ पे जाऊँ वहाँ पे ले लूँ टी शर्ट, वो फिट बहुत अच्छा आता था मुझे, लेकिन फिर मैं चेक करता हूँ कि यार अब उनके रेट चले गए हैं टी शर्ट के 900-1000,
तो 900-1000 में तो प्यूमा का टी शर्ट भी मिल जाता है मेरे को, ठीक है, लिवाइस का भी मिल जाता है, 1200-1300 को मिलता है, ये 1000 तक तो ये भी पहुंच रहा है जो नॉन ब्रांडेड है, और वो ब्रांड है जो मुझे कंफर्ट आता है करके, तो वो 1200-1300 में। तो बट ऑब्वियस है कि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका जो फील आ रहा है, ठीक है, जब आप ब्रांड पहनोगे, जब तक नहीं पहनते तब तक पता नहीं, लेकिन जब पहन लिया तो उसका जो फील आता है। और मैंने क्या किया, मैंने कंपैरिजन सबसे बीच में किसकी की, पैसे की, ठीक है, वो पैसे की कंपैरिजन की, भाई उसी रेट में मुझे हाईफाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ मिल रही है, ये हाथ से बना होगा शायद, वो मशीनों से बना हुआ है, उसका कलर कुछ अलग ही है, इसका कलर डल है कि दिख रहा है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप कलर निकल रहा है उसी समय निकल रहा है, जबकि ब्रांड में भी ज़्यादा ही निकलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रांड में नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आपको उसी रेट में हाईफाई टेक्नोलॉजी मिल रही है तो आप वहाँ जाओगे, समझ में आया। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हमने मान हमारे लोगों को परमिशन दी, लेकिन हमने सामने वाले हाईफाई लोगों को भी परमिशन दे दी, आओ और अपनी दुकान खोलो। अब जो हमारे वाले लोग हैं उनको एक अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है, और बट ऑब्वियस है कि बाहर की चीज़ें हमको ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है, घर के अंदर हम लोग काफ़ी बार पाव भाजी नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर जाके खा लेंगे, ठीक है, तो वो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन आया तो अच्छी खासी कंपटीशन भी मिल गई। ये आपका है LPG। लिबरलाइजेशन फिर से बता देता हूँ, जहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी वहाँ पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन में सरकार ने अपने जो सेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे प्राइवेट लोगों को बेचना चालू किया या मैनेजमेंट उनको दे दी। ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें सरकार ने दूसरे देशों के साथ डील करना स्टार्ट कर दिया, और ये तीनों चीज़ें 1991 में आई, जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर, समझ में आया?